राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जो हैं वो एक मुहिम चला रहे हैं जो 1 महीने चलेगा, जिसमें वो राफेल डील के ऊपर आपके गवर्नमेंट के प्रति एलिगेशन कर रहे हैं कि प्राइसिंग में आपने स्कैम है और प्राइसिंग में आपने घपला किया है, ऑफशूट्स में भी, ऑफसेट्स में भी वहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म का उन्होंने ब्लेम लगाया है आपकी पार्टी पे। व्हाट डू यू हैव टू से फॉर दिस? देखिए, इसमें 4 अन्य अलग अलग विषय हैं जी। पहला विषय यह है कि ये रफाल जो मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये क्यों चाहिए था और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता कैसे किया इसकी खरीदारी में। एक एयरक्राफ्ट जो होता है वो केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लोग बैठ सकते हैं, पायलट्स बैठ सकते हैं, ऑफिसर्स बैठ सकते हैं, और उसको अगर आपने फाइटर के रूप में इस्तेमाल करना है तो आप तब तक कर सकते हो जहां तक आपकी आंख देख सकती है। लेकिन जो मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है उस पर वेपनरी फिक्स्ड होती है और वो वेपनरी 20 किलोमीटर तक टारगेट को एम कर सकती है, और इसलिए युद्ध में जो इस्तेमाल होता है वो इस लोडेड एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होता है। कारगिल के बाद हमारी फौज को यह लगा कि इसकी आवश्यकता है, नहीं तो वो लोग पहाड़ के ऊपर बैठे हैं और आप बंदूक के माध्यम से उनको मार रहे हो। अगर आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस वेपनरी होती इस तरह की एयरक्राफ्ट में तो और सरल हो सकता था, और हमारे कुछ पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनके पास ये ताकत है। इसलिए भारत को अपनी शक्ति उनका मुकाबला करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए बढ़ानी थी। 2003 की मंजूरी थी कि यह खरीदारी करनी है वाजपेयी जी के टाइम पे, और 2004 से लेकर 12 तक पहले कंपेटिटिव बिडिंग की यूपीए ने, 2 पार्टीज आई जिनको टेक्निकली ठीक माना, फिर प्राइस बिड मंगवाए, रफाल का तय किया, उनकी 2007 की ऑफर थी, और फिर ये खरीदने के बजाय या कुछ खरीदो और कुछ मैन्युफैक्चर करो उसकी बजाय आपने इसको अबैंडन कर दिया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। क्या कारण था? कौन सा ईमानदारी का कारण था कि आपने जो इतनी आवश्यकता थी जिस कॉम्बैट एबिलिटी की इंडियन एयरफोर्स को, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किया? तो पहला प्रश्न यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि कांग्रेस ने यह क्यों किया। उसके बाद इसके कीमत और दाम को लेकर एक विवाद खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का इतिहास है कि डिफेंस डील में उसके हाथ गंदे हैं, पूरा इतिहास है पुराना, और इसलिए हमें यह मौका मिला दिखाएं कि हम तो भ्रष्ट थे लेकिन बाकी लोग भी ऐसे हो सकते हैं। आपको दाम के बारे में कुछ याद नहीं, कुछ मालूम नहीं। अब 2000 बोफोर्स के बारे में कह रहे हैं आप? यहाँ बोफोर्स है, HDW है, कितनी डील्स हैं जी। 2007 का दाम, ये बड़े सरल जुवेनाइल आर्ग्यूमेंट है कि भाई 500 इतने करोड़ में आना था, आपने 1600 में खरीद लिया। 2007 की ऑफर क्या थी कि बेसिक एयरक्राफ्ट इतने का होगा, उस एयरक्राफ्ट पे एस्केलेशन, अगर आपको सप्लाई मिलती है 2017 में तो 10 साल के लिए एस्केलेशन चलेगा, दाम बढ़ता जाएगा, हर साल इतने % बढ़ेगा। जो फॉरेन करेंसी में, विदेशी मुद्रा में वेरिएशन होता है उसके रेट में, वो उसमें फैक्टर होगा और फिर जाकर उसका दाम बढ़ेगा। और अगर उस बेसिक एयरक्राफ्ट जो केवल फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट है उसको वेपनाइज किया जाएगा तो लोडेड एयरक्राफ्ट की दाम इतनी होगी। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फोर्सेस ने कहा हमें ये चाहिए, तो फ्रांस के साथ पहला अरेंजमेंट हुआ कि हम आपसे 36 जहाज खरीदेंगे फुली लोडेड, लेकिन उसकी दाम और कीमत और टर्म्स 2007 की ऑफर से बेहतर होनी चाहिए, ये लिखित में था। और जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 2016 में, मेरा प्रश्न यह है राहुल गांधी जी से और कांग्रेस पार्टी से कि 2007 की ऑफर के साथ तुलना की जाए तो जो केवल एयरक्राफ्ट है 2016 में 9% सस्ता है, क्या ये जानते हैं? और जो लोडेड एयरक्राफ्ट है उसकी सारी टर्म्स ले ली जाएं तो वो 20% सस्ता है। क्या उनको ये तथ्य मालूम है क्या?
क्या एंटनी साहब ने उनको ये बतलाया या मनमोहन सिंह जी ने ये बतलाया कि जो हमारे पास ऑफर आई थी सरकार में, उसमें एस्केलेशन क्लॉजेस थे, फॉरेन करेंसी वेरिएशन के क्लॉजेस थे, उन सब को फैक्टर कीजिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि बेसिक प्राइस ले लिया, एस्केलेशन भूल जाओ, करेंसी वेरिएशन भूल जाओ, लोडिंग जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपए लगते हैं वेपनाइज करने में, उसको भूल जाओ, और लोडेड एयरक्राफ्ट को सिंपल एयरक्राफ्ट के साथ तुलना कर दो। क्योंकि लोडिंग जो है, जो लोडिंग मतलब कि जो वेपनाइजेशन है, वो वेपनाइजेशन का अमाउंट तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है। देखिए, आप कैसे बतला सकते हैं कि अपने दुश्मन को हम अंदाजा दे दें कि हमने इतने दाम दिया इतनी इतनी लोडिंग के लिए। करेक्ट। और इसलिए संसद में हमने बेसिक कॉस्ट बता दी, बेसिक कॉस्ट बता दी। और बेसिक कॉस्ट में आज मेरा यह दावा है, और मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या इस बात से वो इनकार कर सकते हैं, अगर अपने उस वक्त के अधिकारियों से या मंत्रियों से पूछें कि ये कॉस्ट जो उस पर अग्री किया, बेसिक एयरक्राफ्ट कॉस्ट 9% सस्ती है और लोडेड की कॉस्ट 20% सस्ती है। उनका ये भी कहना है कि जो डील हुई है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को बाईपास। ये तीसरा असत्य है जी। सच्चाई तो एक तरह से विक्टिम बन गई है उनकी। कभी सरकारें ऐसे नहीं चलती मैडम। 2014 में जब ये समझौता हुआ कि 2007 की तुलना में सस्ते दाम पे खरीदा जाएगा, तो प्राइस नेगोशिएशन कमेटी की कई मीटिंग हुई 14 महीने तक। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी की कई मीटिंग हुई 14 महीने तक, 2015 से लेके 16 तक। और फिर 2016 में जब फाइनलाइज हो गया तो समझौता करने से पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल हुआ। तो क्या ये इनकार कर सकते हैं कि सीएनसी, पीएनसी, सीसीएस यानी प्राइस नेगोशिएशन कमेटी, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, तीनों ने अपनी पूरी जिम्मेवारी निभाई। अब आप झूठ बोल दो कि नहीं 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 हुआ। अरे फाइलों का रिकॉर्ड दिखलाता है कि हुआ है। ये तो सारी ट्रांजैक्शन सीएजी के सामने जाती हैं, उनको भी देखने का मौका मिलेगा। तो आपकी पार्टी के दो लोग जो अब दूसरी पार्टी में चले गए या किसी पार्टी में नहीं है, जो अब कांग्रेस की तरफदारी कर रहे हैं, वही ये कह रहे हैं कि अब कैग को देख लेना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 35,000 करोड़ इतना लॉस हुआ है। क्या ये सही है उनका? अगर 35,000 करोड़ नहीं है, उनके बारे में कुछ नहीं कहना जी। मेरी ऐसे लोगों के बारे में बहुत विचित्र राय है, और मेरी पार्टी एक विक्टिम रही है कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स का जिनको मैं कैरियर नेशनलिस्ट कहता हूं। वो राष्ट्रवादी तब तक हैं जब तक उनके कैरियर को सूट करता है, और वो राष्ट्रवादी बन के हमारे साथ आते हैं, कैरियर को सूट करता है, हमारे साथ रहते हैं, जिस दिन सूट नहीं करता छोड़ के चले जाते हैं। तो इसलिए उनकी मेरी नज़रों में कोई विश्वसनीयता नहीं। सर, आप एंटी नेशनल कह रहे हैं उन्हें? मैंने ये तो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, ये तो आप कर रही हैं। मैं कैरियर नेशनलिस्ट कह रहा हूं। अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए राष्ट्रवादी बन जाओ। तो अब वो राष्ट्रवादी नहीं है क्या? देखिए, हमारे साथ में जो पोजीशंस ले रहे हैं उनकी, हम आफ्टर ऑल आइडियोलॉजिकली हम नेशनल स्कूल के हैं, तो इसलिए जब छोड़ा, जब तक पद मिलता था तब तक साथ हैं, पद नहीं मिला तो साथ नहीं है। उनका ये भी कहना है कि जो ऑफसेट्स प्रोसीजर, देखिए मुझे उनका कोई उत्तर नहीं देना, मैं आपको ऑफसेट अलग से कांग्रेस के बाद कह देती हूँ मैं कि जो कांग्रेस पार्टी है और उनके सारे प्रवक्ता ये कहते हैं, और उनके ऊपर केस भी हो गया है, अनिल अंबानी ने उन पे केस भी किया है कि ऑफसेट के मामले में आप समझ लीजिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है और ऑफसेट क्या होता है। जी, ऑफसेट जो बाहर नहीं, मैं आपको सरकार, मैं सरल बताऊं, डिफेंस परचेजेस दो तरीके से होती हैं, कंपेटिटिव बिडिंग से होती हैं या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते से होती हैं। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट समझौते से हुई, इसमें कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है। 36 जहाज पूरे लोडेड फ्रांस हमें देगा, हम उनको पेमेंट करेंगे। ये सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें किसी प्राइवेट पार्टी का कोई रोल नहीं है। वहां की सरकार देगी, हम खरीदेंगे। दूसरा, यूपीए के टाइम पे एक ऑफसेट पॉलिसी बनी, क्योंकि हम बहुत सारा माल विदेशों से खरीदते हैं, तो जिससे खरीदते हैं उसको 30% तक भारतीय सोर्सेस से परचेजेस करने पड़ेंगे, ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी बढ़े। इसके पीछे ये ऑब्जेक्ट था। मैं इसको गलत ऑब्जेक्ट नहीं मानता हूं, ये ठीक ऑब्जेक्ट था। जितने भी फॉरेन सप्लायर्स हैं जिसको हम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM कहते हैं,
वो जितने का सामान बेचते हैं भारत सरकार को, उतने परचेजेस 30% करते हैं। किससे करें ये उनकी मर्जी है, भारत सरकार का इसमें कोई रोल नहीं। आप कोई तरफदारी नहीं करते? हम तरफदार, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना है, हर सरकार के टाइम पर बीसीओ कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है सर, इसीलिए बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जी। और वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप एयर इंडिया एयरबस खरीदेगा तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट पे निर्भर नहीं, नीति ये है कि आप प्राइवेट पार्टी से खरीद सकते हो, उसमें केवल निजी प्राइवेट कंपनी से नहीं, आप पब्लिक सेक्टर से भी खरीद सकते हो। और सिर्फ एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स नहीं, कोई भी हो सकता है। आप परचेजेस करो ताकि हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़े, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बढ़े डिफेंस। तो जरूरी नहीं कि अंबानी जो है एयरक्राफ्ट बनाए। कोई भी एक से नहीं खरीदता, वो अपने ऑफसेट सप्लायर्स अपॉइंट करते हैं जो ओईएम है। कोई 10 करेगा, कोई 5 करेगा, कोई 20 करेगा, ये उनका अधिकार है किसको करें। और वो प्राइवेट सेक्टर को भी करते हैं, पब्लिक सेक्टर को भी करते हैं। इस केस में भी मैंने सुना है कि वो पब्लिक सेक्टर से भी बात कर रहे हैं, वो कई प्राइवेट सेक्टर से बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में तो हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए मैदान बहुत बड़े तरीके से अब खोला है, और बड़ी बड़ी कंपनीज, टाटाज, महिंद्राज, लार्सन एंड टुब्रो, आपका भारत फोर्ज, ये सारी जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है, रिलायंस, ये सब आ रही हैं। तो ये सब कोशिश करते हैं कि हम सप्लाईज बनाएं और फॉरेन पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका चयन वो करेंगे। कल अगर बोइंग की कंपनी किसी भारतीय कंपनी के साथ समझौता करती है या कोई और डिफेंस सप्लायर करता है, तो वो अपना पार्टनर अपने आप चुनेगा, भारत सरकार का उसमें क्या रोल है। आप नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कह रहे थे, तो पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास ये एयरक्राफ्ट है, MMRCA। अब इन दोनों के पास है और हमारे पास नहीं है। 2019 तक हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पास बहुत ताकत है जी, लेकिन कॉम्बैट एबिलिटी एनहांस करने के लिए इसकी भी आवश्यकता है। अब सिर्फ 36 आ रही हैं। पहले जो डील थी जो स्क्रैप कर दी गई 126 थी। तो ऐसे कैसे कि 36 स्क्रैप्ड डील को कोई बेसिक आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि तो वो आई नहीं। एक तो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया नहीं, और दूसरा 18 आएंगे और बाकी मैन्युफैक्चर होंगे। कब टेक्नोलॉजी आएगी, कब टेक्नोलॉजी सीखी जाएगी, उस टेक्नोलॉजी पे क्षमता क्या होगी, क्या इंडियन मैन्युफैक्चर गारंटी लेगा कि मैं जो बना रहा हूँ वो उसी स्तर का है जिस स्तर का बाहर से आना था। उस बनाने वाले की जो टेक्नोलॉजी की कॉस्ट देने के बाद क्या कीमत कंपेटिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी, इसमें बहुत प्रश्न है। और मुझे लगता है कि उस डील में ये सारे प्रश्न 2012 में यूपीए के सामने थे, जब यूपीए ने हाथ खड़े कर दिए। तो अगर पाकिस्तान बना सकता है ये एयरक्राफ्ट चाइना की मदद से, क्या हमें कोई मदद देने को तैयार नहीं है कि हम अपने मुल्क में ये एयरक्राफ्ट बनाएं? इसलिए कि कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी हमेशा डिफेंस को ओपनिंग आउट के खिलाफ थी। ये तो 2014 में जब मैं पहली बार डिफेंस मिनिस्टर बना कुछ समय के लिए, तो मैंने पहला कदम उठाया कि इसको 49% FDI कर दी। उस पर भी लोगों ने कहा कि अगर 51% भारतीय कंपनी के होंगे तो मैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और टेक्नोलॉजी क्यों दूंगा उसको। तो फिर हमने कहा कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी में ज्यादा भी हो सकता है। फिर हमने, जब मुझे दूसरी बार अवसर मिला, जब मनोहर पारिकर जी गोवा चले गए, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी मैंने फाइनलाइज की, जो बाकी मंत्रियों ने भी उसको आगे बढ़ाया था, काफी काम किया था मनोहर जी ने भी उसके बारे में। और वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर पॉलिसी थी कि एक प्लेटफॉर्म डिफेंस का हम एक भारतीय कंपनी को देंगे, और वो कंपनी फॉरेन कोलैबोरेशन करके उस प्लेटफॉर्म को बनाएगी, और बनाती है तो भारत सरकार उनसे खरीदारी लोकल करेगी। तो ये नीति उसी डायरेक्शन की है, और इसी की वजह से आज बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां इंटरनेशनल मेजर्स के साथ अपने समझौते कर रही हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर के। वो मैं मानती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं किसी प्राइवेट प्लेयर की क्षमता को के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और चाइना में प्राइवेट प्लेयर्स नहीं है, उनके सरकारी फैक्ट्रीज जो हैं, मतलब पाकिस्तान की सरकारी फैक्ट्री, तो हमारी HAL में तो काबिलियत नहीं रही अब। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, HAL ने बहुत अच्छा काम किया है, और आज भी जो ऑर्डर बुक है HAL की वो काफी हद तक भरी हुई है, और इसलिए HAL की क्षमता को बढ़ाना जी, ये देश का और सरकार का भी दायित्व बनता है, और HAL ने इस देश को अच्छा सर्व किया है। मुझे लगता है कि HAL को भी केवल मोनोपोली प्लेयर के रूप में नहीं, लेकिन अब कंपेटिटिव प्लेयर के रूप में होगा। आज शिपयार्ड्स में कंपटीशन है, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में है, हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग में है, तो इसलिए देश की पूरी क्षमता उभरे इसमें। इसलिए डिफेंस कॉरिडोर्स हम लोग बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के, कि हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली एक से ज़्यादा कंपनीज हों, एयरक्राफ्ट बनाने वाली ज़्यादा हों। मतलब जब देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया की तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, तो इस क्षेत्र में भी हम पीछे क्यों रहें।
जी अंत में सर कांग्रेस पार्टी जो है उसने एक महीने का प्रोग्राम बनाया है जहां पर वो रफाल को लेके आपकी सरकार को एक स्कैम टेंटेड सरकार के नाम से मैं एक सवाल पूछता हूं, ब्रिंग अ श्रेड ऑफ एविडेंस। क्या किसी एक व्यक्ति को पैसा मिला है? एलिगेशंस पर जा रहे हैं अभी। देखिए, एलिगेशन तो केवल कागज पे लिख के मैन्युफैक्चर भी हो जाते हैं। आपके पास तथ्य क्या हैं? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट है, 2007 की तुलना में सस्ता है, सारे प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं, और इस सरकार की और इस प्रधानमंत्री की एक प्रामाणिकता है। 4 साल मौजूदा इतिहास की सबसे साफ सुथरी सरकार चलाई है, ये इस देश को याद रहेगा। सर कांग्रेस पार्टी हमेशा अगर मैं कहूँ दैट दे हैव वन द वॉर्स फॉर दिस कंट्री, इस एजेंडा को लेके आगे बढ़े हैं, लेकिन आपकी सरकार जो है इट केम विद अ मस्क्यूलर डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी व्हेन इट केम टू पावर। क्या रफाल की वजह से उस मस्क्यूलर पॉलिसी को धक्का पहुंचा है, रफाल की एलिगेशंस की वजह से? ऐसा नहीं है, हमारी फोर्सेस के पास बहुत इक्विपमेंट है और हमारा प्रयास रहता है कि उस स्ट्रेंथ को और एनहांस करें। लेकिन कांग्रेस बहुत वॉर जीती है, कम से कम इतिहास को तो आप रीराइट ना करिए। 1948 में कश्मीर का 1/3 हिस्सा हमसे चला गया। 1962 की जो कहानी है उसको आप अगर जीत मानती हैं तो मुझे लगता है एक नया इतिहास आपको लिखना पड़ेगा। 71 को एक बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। 71 एक बहुत बड़ी जीत थी। 65 में भी हम आगे रहे, कारगिल में भी हम आगे रहे, और मैं चाहूँगा कि सरकार कोई भी रहे, 2-3 विषय ऐसे हैं, युद्ध का, आतंकवाद का, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का और देश की विदेश नीति का, इस पे कम से कम 2 मत देश में नहीं होने चाहिए सरकार। और इसीलिए आज वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं है। वाजपेयी जी की जब लोग महानता गिनते हैं तो उसमें सबसे बड़ा पहले उदाहरण देते हैं कि 71 की लड़ाई में विपक्ष नेता होने के साथ साथ वो सरकार के साथ खड़े हो गए। ह्यूमन राइट्स कमीशन में नरसिम्हा राव जी को उनके नेतृत्व में एक डेलीगेशन भेजना पड़ा। तो हम अपेक्षा करेंगे कांग्रेस पार्टी से भी कि डिफेंस परचेजेस नेशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड हैं, इसको दलगत राजनीति का विषय ना बनाएं। धन्यवाद।